हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो सभी? बढ़िया। तो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं भाई, सॉलिड चैप्टर। सॉलिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स क्या है। सॉलिड भाई वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका डेफिनेट शेप होगी, स्टेट ऑफ मैटर है एक तरह से, जिसकी डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट मास होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें जो टर्म आएगी ज़्यादा इस चैप्टर में वो आएगी इलास्टिसिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ड्यू टू विच it regain its original configuration after removing deforming force। वो प्रॉपर्टी किसी भी सॉलिड की जिसकी वजह से वो अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, लेकिन कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है आपको, फॉर्म होता है बनाना, डिफॉर्म होता है बिगाड़ना। तो ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दे, डिफॉर्म कर दे। ठीक है, द फोर्स विच चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ये क्या है भाई? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जो अपनी पोजीशन को, अपने शेप को, ओरिजिनल शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेती है आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको नाम देंगे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। जैसे कि स्प्रिंग है, हम उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और स्ट्रेच होने के बाद अगर वो पहले वाली शेप में आ जाता है एग्जैक्टली, तो उसको क्या नाम देंगे? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अगर बात करें, जैसे हमारे पास स्प्रिंग है, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, और इसको मैं अगर, ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने इसको एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई किया, मैं अगर इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करता हूं तो क्या होगा? ये पहले वाली शेप में एग्जैक्टली आ जाएगा। अगर पहले वाली शेप में एग्जैक्टली आ जाता है तो क्या है? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ठीक है, और अगर पहले वाली शेप में एग्जैक्टली नहीं आता है तो उसको क्या नाम देते हैं? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? एनी ऑब्जेक्ट विच रिगेन इट्स ओरिजिनल configuration after removing deforming force completely। ठीक है, उसको नाम देंगे परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या है? एनी बॉडी which cannot
regain its original configuration after removing deforming force। क्या नाम देंगे उसको? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये क्या चीज है भाई? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब, जैसे कि अगर बात करें, ये स्प्रिंग हमारे पास, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, ये पहले वाली शेप में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले वाली शेप में आने के लिए कुछ टाइम का डिले किया इसने, तो टाइम लिया इसने पहले वाली शेप में आने के लिए। इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। द फिनोमिना due to which any elastic body takes some time to regain its original configuration after removing deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद ऑब्जेक्ट पहले वाली शेप में तो आती है, लेकिन वो टाइम जो लेती है, उस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक फैटिग। ये क्या चीज है भाई? इलास्टिक फैटिग का मतलब क्या है? अगर इस स्प्रिंग को आपने बचपन में ऐसा किया भी होगा, स्प्रिंग खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, यहां फोर्स थोड़ा अप्लाई किया, फिर ज्यादा फोर्स से खींच दिया मैंने इसको, तो इस तरह से उससे क्या होगा? इसकी जो इलास्टिसिटी जो थी, इसकी प्रॉपर्टी, वो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इस फिनोमिना को क्या नाम देंगे? इलास्टिक फैटिग। द प्रॉपर्टी बाय विच object become less elastic by applying alternate deforming force। अल्टरनेट डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या है कि भी कभी कम फोर्स अप्लाई किया, कभी ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो इससे क्या होगा? उसकी जो इलास्टिसिटी थी वो ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसको नाम देंगे इलास्टिक फैटिग। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है, इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया। एक हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेस, एक हमारे पास में है टेंजेंशियल, और थर्ड हमारे पास है हाइड्रोलिक। तो 3 टाइप के स्ट्रेस हमारे पास। नॉर्मल स्ट्रेस क्या चीज है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। चाहे स्ट्रेस कोई भी हो, सभी का फॉर्मूला फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है, और इसकी यूनिट जो बनेगी वो क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l-1 t-2 मीन्स इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स बोन एरिया हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेस, इसके लिए फोर्स बोन एरिया होगा, इसके लिए फोर्स बोन एरिया होगा। ठीक है, लेकिन जो फोर्स बोन एरिया है, ये जो फोर्स एक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पे, अगर वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है, सपोज मेरे पास ये डस्टर है, मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, इस पे परपेंडिकुलर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस पे परपेंडिकुलर अगर फोर्स एक्ट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। अब एक चीज देखो, सपोज मेरे पास ये मेटल की चीज होती और मैं यहां थोड़े से इसको पीटता, तो क्या होता? ये एक्सटेंड हो जाता, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती। अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो उसको क्या नाम देंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब इस नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरीज में, टेंसाइल और सेकंड हमारे पास है कंप्रेसिव। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस मैंने आपको क्या बताया?
इफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय अप्लाइंग फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस देन स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी विल बी नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। इफ लेंथ इंक्रीज, लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर फोर्स लगाएं परपेंडिकुलरली और जिससे उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए, जैसे कि ये है हमारे पास, अगर यहाँ इस पे परपेंडिकुलर फोर्स इस वे में लगाएं, मेटल की अगर ये चीज हो, तो क्या होगा, इसका जो साइज ये था वो रिड्यूस हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल क्या होता है, जब फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करे वो कैसे एक्ट करे, टेंजेंशियल, ठीक है। फोर्स पॉजिटिव रहता होगा लेकिन फोर्स जो है टेंजेंशियल अगर एक्ट करता है तो उसको नाम देंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। सपोज मेरे पास ये एक बुक है, मैंने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये वाला जो फेस है ये एज इट इज है, ठीक है। लेकिन अपर फेस जो है, देखो मैंने फोर्स यहाँ लगाया टेंजेंशियल, तो इससे क्या हुआ, ये टेढ़ी हो जाएगी आपकी। टेढ़ी होने का मतलब क्या हुआ कि लोअर फेस एज इट इज है लेकिन अपर फेस जो है बेंड हो जाएगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है, अपर फेस शिफ्ट होता है, सिर्फ लोअर फेस जो उसका बेस था वो क्या रहेगा, एज इट इज वहीं पे रहेगा। तो ये हमारे पास था टेंजेंशियल स्ट्रेस। सपोज यहां से इसका लोअर जो फेस था वो एज इट इज रहा और अपर फेस जो है शिफ्ट हो गया इसका, ठीक है। क्लियर पॉइंट, यहां से शिफ्ट होगा, फोर्स लगाया था इसके ऊपर, ये टेंजेंशियल, जिसका दूसरा नाम आप शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए हर डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में, जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है उसका शेप तो वैसा ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम जो है चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको क्या नाम देंगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अगर उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाए, मीन्स डिक्रीज हो जाए, और उस ऑब्जेक्ट की शेप में कोई भी चेंज ना आए, तो उसको क्या नाम देंगे हम, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज है, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों की रेशो क्या नाम देते हैं, स्ट्रेन, ठीक है। नो यूनिट, नो डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। इसके बाद स्ट्रेन को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। 3 कैटेगरीज क्या है, फर्स्ट हमारे पास में है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड हमारे पास में है शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल, जिसको स्ट्रेन बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, लेंथ में चेंज होगा, बाई में ओरिजिनल लेंथ होगी, डेल्टा एल बाई एल, एल जो है हमारे पास फॉर्मूला होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी होगा हमारे पास फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई में एल। कैसे बात करते हैं, सपोज मेरे पास ये क्यूब था, ठीक है, क्यूब बनाया मैंने यहाँ पे, और जो है ऑब्जेक्ट का अपर फेस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपर फेस शिफ्ट होगा। कितने एंगल से शिफ्ट हो गया भाई, ये हमारे पास है थीटा एंगल, ठीक है, ये थीटा एंगल है। तो एंगल के सामने जो साइड है परपेंडिकुलर होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये हमारे पास है डेल्टा एक्स, टोटल डिस्टेंस एक्स मान ली, ये कितने मान ली, उसका छोटा पार्ट डेल्टा एक्स, यह डिस्टेंस हमारे पास है एल। तो यहां से अगर स्लोप निकालें तो टेन थीटा से मिलेगा हमें, और टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, डेल्टा एक्स बाई एल, जो कि एंगल की वैल्यू कम होने की वजह से टेन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा हमारे पास होगा डेल्टा एक्स बाई एल, जो कि हमारे पास में क्या है, शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हुक्स लॉ। देखो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले
क्या मानते थे कि सपोज मेरे पास में ये स्प्रिंग है, ठीक है, और जितना हम इसके ऊपर वेट सस्पेंड करेंगे, ठीक है, जितना वेट सस्पेंड करेंगे, सपोज ये 50-50 ग्राम के सभी मासेस हैं, ठीक है, वेट इनके 50-50 ग्राम है। तो पहले मैंने सपोज इसके ऊपर 50 ग्राम वेट सस्पेंड किया, ठीक है, इसके ऊपर 50 ग्राम वेट एक्सपेंड किया, तो मेरे पास ये सिचुएशन हो, इतना एक्सपेंड हुआ, ठीक है। और अगर मैं मान लिया और ज़्यादा वेट अप्लाई करता हूँ तो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा ये, और ज़्यादा अप्लाई करूँगा तो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग जितना वेट ज़्यादा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, देखो, क्योंकि ये मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए क्लियरली जो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप जो है समझ जरूर पाएंगे इससे चीज़ क्या है। मैंने 50 ग्राम और अप्लाई किया तो एक्सटेंशन और ज़्यादा होगा, जो ये पॉइंट था ये देखना आपको, ये और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और मैंने अप्लाई किया वेट तो क्या होगा, और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। मैंने और अप्लाई किया वेट तो क्या होगा, और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कंसेप्ट? हुक्स लॉ ये कहता है कि जितना ज़्यादा वेट हम अप्लाई करेंगे, जितना हम वेट ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही एक्सटेंशन भी क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना वेट अप्लाई करते जाएंगे एक्सटेंशन क्या होता जाएगा, ज़्यादा। इसी को एक्सपेंड कैसे किया गया, कैसे एक्सप्लेन किया गया? इसने बताया कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट अप्लाइड। ये इनिशियल स्टेटमेंट थी, बाद में इसको साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया गया। एक्सटेंशन मीन्स स्ट्रेन, एक्सटेंशन को रिप्लेस कर दिया स्ट्रेन वर्ड से, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के है, वेट को रिप्लेस किया स्ट्रेस वर्ड से, ठीक है, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। तो स्ट्रेस जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन उस ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी। इसको बराबर करने के लिए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया E इंटू स्ट्रेन। E हमारे पास में क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E किसके बराबर होगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, m1 l-1 t-2 मीन्स इक्वल टू प्रेशर। इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी हुक्स लॉ की, स्ट्रेन डेवलप्ड इन एनी ऑब्जेक्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अप्लाइड बट अंडर इलास्टिक लिमिट। यहां एक कंडीशन क्या है, अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट से क्या चीज समझते हैं हम, इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक लिमिट होती है कि कितना वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकता है विदाउट बिकमिंग परफेक्टली इलास्टिक। मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे कि वो परफेक्ट प्लास्टिक भी ना बने, तो उसको क्या नाम देंगे, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ग्राफ अगर बनाएं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, ये मैंने ले लिया स्ट्रेस, ये मैंने लिया स्ट्रेन, ठीक हुआ। तो क्या होगा भाई, समझो, ग्राफ बनेगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंडीशन पे, लेकिन इसके बाद एक लिमिट आएगी जिसके बाद मैं और भी अगर ज्यादा अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, उसकी जो शेप है वो चेंज होने लग जाएगी। एग्जांपल बात करेंगे अभी, मैंने और भी अप्लाई किया तो ये हो जाएगा यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिक नहीं रहेगी, परमानेंट जो है डिफॉर्म हो जाएगी। और भी अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल वायर। और भी अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी पॉइंट, दैट मीन्स ब्रेकिंग पॉइंट,
ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट होगा। अब बात आ गई इसको कैसे समझे। देखो सपोज मेरे पास ये स्प्रिंग है, ध्यान से सोचना, ये स्प्रिंग था, मैंने थोड़ा वेट अप्लाई किया, एक्सटेंशन थोड़ा था मान लिया, और मैंने वेट अप्लाई कर दिया, ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, ठीक है। मैंने अगली बार ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, वायर जो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। वेट मैंने फालतू अप्लाई किया, स्ट्रेट हो जाएगा। और भी अगर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वायर जो है बीच में से ब्रेक हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसी चीज़ को हमने इस ग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया कि पहले तो इलास्टिक लिमिट होगी, ए पॉइंट क्या है हमारे पास में, इलास्टिक लिमिट, कि यहां तक अगर हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स या स्ट्रेस तो एग्जैक्टली पहले वाली शेप में वो आ सकता है। और अप्लाई करेंगे तो वायर हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है, और अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारे पास था स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। इसके बिहाफ पे हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं, जो भी फर्दर इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर जो है सॉलिड पार्ट पूरा कराऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके टाइप 3 टाइप्स हैं इसके भाई। एक है यंग मॉडुलस, एक है बल्क मॉडुलस, और एक हमारे पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब यंग मॉडुलस क्या चीज है, इसको वाई से डिनोट करते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। बल्क मॉडुलस को बीटा से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है, बाई में शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं इनके फार्मूलेज की। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास होगा फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, तो डिवाइड करेंगे तो एल ऊपर की तरफ आ जाएगा, डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला मिलेगा एफ बाई ए एल बाई में डेल्टा एल। बल्क मॉडुलस के लिए क्या बन जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एफ बाई में स्ट्रेस के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी आ जाएगा नीचे, वी पहुंच जाएगा ऊपर, वी इज वॉल्यूम, ठीक है। और इसका फार्मूला हमारे पास होगा जी इज इक्वल टू एफ बाई ए, स्ट्रेस कोई भी हो फार्मूला ये होता है, और डेल्टा एक्स बाई एल इक्वल टू थीटा पढ़ा था हम लोगों ने, तो थीटा से डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं के से। के क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बिहाफ पे मटेरियल की क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास है डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल। सेकंड हमारे पास में है इलास्टोमर, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है ब्रिटल। तो 3 टाइप के मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल क्या है, whose elastic range is high, जिसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी वो एक्सपेंड होता रहे, टूटे नहीं,
तो इलास्टिक रेंज इसकी क्या होगी, हाई होगी। वो क्या होंगे, डक्टाइल मटेरियल, जैसे कि गोल्ड है आपका, सिल्वर है आपका, डक्टाइल मटेरियल में आता है। इलास्टोमर्स जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है कि वह स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच अगर ग्राफ बनाया जाए, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच अगर ग्राफ बनाए तो इसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, ग्राफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। हो सकता है कि स्ट्रेस थोड़ा अप्लाई करें, स्ट्रेन ज्यादा डेवलप हो। एग्जांपल रबर, ठीक है। इसका एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स मतलब, ठीक है। इसका एग्जांपल वही ब्रिटल क्या होता है, हुज इलास्टिक रेंज इज शॉर्ट, हुज इलास्टिक रेंज इज शॉर्ट, जिसकी इलास्टिक रेंज थोड़ी हो वो क्या होंगे, ब्रिटल। एग्जांपल ग्लास, ठीक है। और एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन भी जो है हमारे पास ब्रिटल मटेरियल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है इसका। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गार्टर होती है, ठीक है, वो आई शेप की बनाई जाती है, ठीक है, ना कि रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप। जो गार्टर हैं वो क्या होती हैं, आई शेप की बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज दिस शेप विल प्रोवाइड इट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। क्या होगा, मोर स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करती है ये जो शेप है, ठीक है। और सेकेंडली लेस वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, इसका यंग मॉडुलस जो है वो क्या होगा, कम होगा। और यंग मॉडुलस जितना कम होगा उतना ही वो बैंड जो है कम होगी, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल अगर बात करें कि भाई एक हमारे पास है रबर, क्वेश्चन आता है जनरली, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रबर और स्टील, इन दोनों में से कौन सा मटेरियल जो है ज्यादा इलास्टिक है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो क्या होगा हमारे पास में, स्टील। क्यों, स्टील जो है ज्यादा इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक। जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, क्योंकि इसका यंग मॉडुलस क्या है, ज्यादा, ठीक है। जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। और एप्लीकेशंस जैसे कि आपने देखा होगा जो ब्रिज हैं उनको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड। ये मोस्ट ऑफ स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ, व्हाई द ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, बिकॉज ब्रिज बिकम लेस इलास्टिक, ब्रिज जो है वो लेस इलास्टिक हो जाएगी। लेस इलास्टिक अगर होंगे तो इससे क्या होगा, अब बात आ गई लेस इलास्टिक क्यों है, हमने इलास्टिक फैटिक बताया था। इलास्टिक फैटिक क्या था कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर बदल बदल के अगर अल्टरनेट फोर्सेज अगर अप्लाई किए जाएंगे तो इससे क्या होगा, उसकी जो इलास्टिसिटी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्रिज के ऊपर कभी कोई साइकिल जा रही है, कभी उसके ऊपर ट्रक जा रहा है, कभी उसके ऊपर कार जा रही है, कभी उसके ऊपर जीप ट्रेवल कर रही है, तो सभी का वेट भी तो डिफरेंट डिफरेंट है। और सभी का वेट अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर जो वेट अप्लाई हो रहा है या जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अल्टरनेट डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर, और अल्टरनेट डिफॉर्मिंग फोर्सेस से क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी घट जाएगी, ठीक है। तो कभी ऐसा केस होगा कि उसके ऊपर जब भी हैवी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी तो इसके बाद वो बेंड नहीं होगा, डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब जो ब्रिजेस हैं उनको लॉन्ग टर्म यूज के बाद उनको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं, उसके पीछे भी एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी है। आप लोगों ने देखा होगा, सपोज ये कोई व्हीकल है, ठीक है, और गड्ढे में गिर गया, सपोज गड्ढा था, गड्ढे के अंदर गिर गया, और इसको उठाने के लिए हम क्रेन बुलाएंगे,
ठीक है। तो जो क्रेन है उसकी कैपेसिटी जो है इस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो उसको उठा पाएगी। वो जो आपने देखा होगा जिससे इसको उठाएंगे, वो जो चेन है, वो चेन जिससे इसको अटैच करेंगे, वो चेन की भी इलास्टिसिटी इतनी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो इसके वेट को उठा पाए, उसको टॉलरेट कर पाए। अगर उससे कम कैपेसिटी की होगी तो क्या होगा, या तो आइदर चेन टूट जाएगी, अगर उसका जो टॉलरेटिंग कैपेसिटी थी, जो क्रेन थी इस ऑब्जेक्ट उठा रही, सपोज मान लिया गड्ढे में गिर गया ट्रक, ठीक है, और मैं एक जुगाड़ बनवा रखा है मैंने, देसी जुगाड़ जैसे कि जीप का जुगाड़ बनवा रखा है, उससे हम इसको उठा रहे ट्रक को, तो बताओ क्या होगा, ट्रक तो उठेगा नहीं, लेकिन वो जीप जरूर आ जाएगी गड्ढे में, ठीक बात है ना। तो इसका मतलब क्या चीज है भाई, यहां इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को देख के यूज करेंगे इसको हम। तो ये था मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स थे इसके। बाकी 2020 का जो सिलेबस है उसमें से कट कर दिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।